हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपके आने वाले दौर में जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे सचिवालय का हो, चाहे बीपीएससी भी आने वाला है, फिर से न्यू वैकेंसी उसका हो, तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी हो। तो उसी के लिए हम रेगुलर करंट अफेयर्स का हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है और बिल्कुल इसको अच्छा से वॉच कीजिएगा। अगर कुछ कमियां होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहां सुधार की कुछ आवश्यकता होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग 14 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2023 में क्या इसका थीम रखा गया? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। दोस्तों, थीम जो है, सबका थीम जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो थीम आपका इंपॉर्टेंट है उसको हम इसमें लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन 2023 का क्या था? थीम है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दे, देखिए क्या हुआ, आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? कि साल भर मान लीजिए कोई क्षेत्र जो है जहां पानी का जमाव रहता हो, दलदली एरिया हो, तो वेटलैंड्स होते हैं। और ये पृथ्वी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि मान लो कि अगर ये क्षेत्र, जो सभी क्षेत्र अगर सूखा रहेगा तो पृथ्वी के क्या होगा, जब गर्म सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो अंदर का जो जल है वो इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ग्राउंड जो लेवल है, जो पृथ्वी का जो अंदर का जो ग्राउंड लेवल है, मतलब वाटर लेवल है पृथ्वी के अंदर का, जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल भी दिन पर दिन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। गर्मी में देखते हो कि आपका वाटर लेवल क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है। तो वेटलैंड्स का काफी महत्व है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, क्या हुआ कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के, याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को रामसर में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग रामसर सम्मेलन कहते हैं। रामसर सम्मेलन कहते हैं। और रामसर सम्मेलन में क्या हुआ दोस्तों, कि वेटलैंड को यानी आर्द्र भूमि को बचाने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, और इसमें सम्मेलन में विश्व के सभी देशों ने इन आर्द्र भूमियों को बचाने का प्रयास किया। ठीक है, और रामसर सम्मेलन में यह हुआ कि जितने भी वेटलैंड्स है, यदि उसको रामसर साइट में डाल दिया जाएगा, तो पूरा विश्व उसको बचाने का प्रयास करेगी। तो अभी याद रखिएगा कि भारत में तो अगर पूछेगा कि रामसर सम्मेलन कब हुआ, तो ईरान के रामसर में हुआ 2 फरवरी 1971। लेकिन अगर पूछेगा कि रामसर सम्मेलन शुरू कब हुआ दोस्तों, तो 1975 में शुरू हुआ। अब ये भी पूछता है कि भारत मतलब रामसर जो सम्मेलन है उसके सिद्धांतों को मानने के लिए कब इसमें शामिल हुआ। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 1982 को भारत जो है रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ, यानी कि भारत भी अपने वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए इसके समझौता को मानने के लिए तैयार हुआ 1 फरवरी 1982 को। याद रखिएगा, टोटल भारत में जो रामसर साइट हैं वो कितने हैं? 75। अगर पूछेगा कि 75वां रामसर साइट कौन है, तो याद रखिएगा सालबुग। और सालबुग रामसर साइट कहां पर है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। तो याद रख लेना, रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971। शुरू कब हुआ? 1975। भारत कब इसमें शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982। टोटल रामसर साइट कितने हैं? 75। और 75वां रामसर साइट कौन है? सालबुग कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ये सब याद करके रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन है, तो याद रखिएगा सुंदरबन है। याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछेगा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट, तो याद रखिएगा रेणुका झील है।
याद रखिएगा। और ये कहाँ पर बाबू, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि ये सब बिल्कुल याद रखिएगा कि और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो कुछ इस बातों को याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डे आपके लिए है दोस्तों, 4 फरवरी, ठीक है। 4 फरवरी जो है याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस में इस बार 2023 में क्या थीम है, तो क्लोज द केयर गैप। क्या है, क्लोज द केयर गैप। कुछ कुछ डे का थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, क्लोज द केयर गैप। आपको पता है दोस्तों कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा। और कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक, किस आइसोटॉप का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60, ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, याद रखिएगा। और 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। देखो इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें क्या क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व कैंसर दिवस इंपॉर्टेंट, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस इंपॉर्टेंट। ये सचिवालय के पीटी फर्स्ट में पूछा था, ठीक है, इस बार कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और 28 फरवरी तो जानते ही आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह याद रखिएगा 2023 कब से कब मनाया गया, 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। और किसने बनाया, आरबीआई ने। वित्तीय साक्षरता दिवस, इसका मतलब क्या हुआ है कि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, यानी कि लोगों को किस तरीके से बैंक में पैसा जमा करना चाहिए, निकालना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है वित्तीय साक्षरता से अभी मतलब उनको उतना जानकारी नहीं है, तो आरबीआई का मानना है कि उनको वित्तीय साक्षर किया जाए, तो याद रखिएगा। और आपसे पूछता है कि आरबीआई का स्थापना जो हुआ कौन सा अधिनियम के तहत हुआ, कब हुआ, तो ये सब याद रखिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949, ये सब याद रखिएगा। और किस समिति के सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, तो हिल्टन यंग के सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, ठीक है, इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, फिर बाद में इसका मुख्यालय क्या कर दिया गया, मुंबई। अगर पूछेगा भारत का बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक कौन हो गया, आरबीआई। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई। और केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि इसके आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो स्मिथ हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, स्मिथ। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन होंगे, तो सीडी देशमुख। या पहले भारतीय व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर बने वो कौन बने, सीडी देशमुख बने। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये पूछ लिए जाते हैं आपसे परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आरबीआई के बारे में, ठीक है। और याद रखिएगा जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। जैसे आप देखते हो ना, रिवर्स रेपो रेट, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई। यान मॉर्गन जो क्रिकेटर है, याद रखिएगा, इंग्लैंड के, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड। और भारत का स्थान कितना है, 136, इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और इसको जारी करता कौन है, तो याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करते हैं, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, डेवलपमेंट नेटवर्क। ये भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जारी करता है कि नाम पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला? एंजेला मार्कल को। ये भी आपके सचिवालय में जो पीटी फर्स्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला? एंजेला मार्केल को मिला। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और गैब्रियल जो है, गैब्रियल चक्रवात किस देश में मतलब बहुत ज्यादा मतलब तबाही मचाया? तो न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, गैब्रियल चक्रवात किस देश में तबाही मचाया? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड मचाया। देखो एक चीज बता देते हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो चक्रवात जो है ये मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ 0 डिग्री जो अक्षांश है, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो होता क्या है दोस्तों कि चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में होता है निम्न दाब। केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब, यानी कि लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा के करीब क्या होता है? तापमान बहुत ज्यादा होता है, और तापमान जब ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम। तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो दाब होगा कम। और जब दाब कम होगा तो यहां पर केंद्र में, चक्रवात में क्या होता है? केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र होता है। केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है। और ऊपर में क्या होता है? उच्च दाब होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवाएं हमेशा कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब। तो याद रखिएगा, जो उत्तरी जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र होता है और ऊपर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और जो हवाएं हैं उत्तरी चक्रवात में, जो हवाएं होंगी वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा का विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे नॉर्मली क्लॉकवाइज, और इसमें जो है हवाओं की गति इस तरीके से होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी। याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रख लेना है चक्रवात में? कि जो हवाओं का जो चक्रण होता है वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? हवाओं की गति क्या होगा? याद रखिएगा, हवाओं की गति जो होगा वह घड़ी के दिशा में होगा। तो आपको क्या याद कर लेना है कि जो चक्रवात है, चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र होता है और ऊपर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं, तो याद रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं का दिशा होगा, याद रखिएगा, ये कैसा होगा? घड़ी के दिशा के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? घड़ी के दिशा के अनुसार, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं गति करेंगी। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। जब डिटेल में हम लोग क्लास में करेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो चक्रवात है, कुछ इसका स्थानीय नाम है। जैसे आपको पता है टाइफून, टाइफून जो चक्रवात है ये कहाँ पे आता है? तो चीन में आता है। याद रखिएगा। टोर्नेडो कहाँ पे आता है? टोर्नेडो, टोर्नेडो आता है मिसिसिपी अमेरिका में। मिसिसिपी अमेरिका में। थैल्मा कहाँ, इस चक्रवातों का नाम है थैल्मा। तो याद रखिएगा, थैल्मा जो चक्रवात आता है ये फिलीपींस में आता है। कहाँ पर आता है? फिलीपींस में आता है। इसको याद रखिएगा। विली विली चक्रवात कहाँ पर आता है? विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी याद रखिएगा, विली विली कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। याद रखिएगा कुछ कुछ कि टोर्नेडो मिसिसिपी अमेरिका, टाइफून चीन, थैल्मा फिलीपींस, विली विली ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ नाम है जो आपके परीक्षाओं के लिए पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे जो है, अगर गैब्रियल चक्रवात पूछेगा तो न्यूजीलैंड लगा दीजिएगा, ठीक है। और विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? फिजी में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर हिंदी का सम्मेलन होता है। तो 2000 जब जब ये मतलब होता है ना, तब तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। और ये जो हुआ कहां पर? फिजी में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों?
तो नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 मनाया गया, याद रखिएगा कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। दोस्तों एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के बाद याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इसी उपलब्धि में 9 जनवरी 1915 को क्या मनाते हैं? मतलब 9 जनवरी को इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2003 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था तो उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का घोषणा किया था। अगर पूछेगा गांधी जी कौन सा जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो अरबिया जहाज से आए थे। और कौन सा बंदरगाह पर उतरे थे दोस्तों? तो अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इस चीज को भी याद रखिएगा। अच्छा, 2022 का जो गणतंत्र दिवस हुआ, 2023 का जो गणतंत्र दिवस हुआ, तो 2023 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा अब्दुल्ला फतेह अल सीसी। अब्दुल्ला फतेह में 2023 का जो गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि कौन है? 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल्ला फतेह अल सीसी। और ये कहाँ के हेड हैं? राष्ट्रपति हैं, तो मिस्र के। तो ये भी परीक्षाओं में आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है, अगर पूछेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 23 में इंदौर में मनाया गया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान। और मोहम्मद इरफान साहब गुयाना के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। गुयाना के क्या हैं दोस्तों? राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछ दे कि गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो गुयाना की राजधानी जो है याद रखिएगा जॉर्ज टाउन है। कहां पर है? जॉर्ज टाउन है। इसको भी आप याद रखिएगा। जी किशन रेड्डी के द्वारा चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस परीक्षाओं में बहुत संभावना रहता है। जी किशन रेड्डी के द्वारा चौथा भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा हैदराबाद में किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से आप एक चीज याद रख लेना दोस्त, ठीक है। यहां से एक चीज याद कर लीजिएगा कि आसियान आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1967 में। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और याद रखिएगा इसमें टोटल जो है 11 सदस्य हो गए हैं। अभी 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्टे। याद रखिएगा तिमोर लिस्टे, ये नवंबर में बना था 2022 में। तो अभी आसियान में कितने देश हो गए हैं दोस्तों? 11। और 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्टे। और याद रखिएगा इसका जकार्ता, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर इसका सदस्य है इसको याद रख लेना। और स्थापना 67, 11 सदस्य, जकार्ता। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए आपका, ठीक है। आगे जो है आपको यहां पर देखिए स्काई यूटीएम, स्काई यूटीएम जो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधक प्रणाली है, वो कहां पर उद्घाटन किया गया? भारत में। और अगर आपसे पूछ दे कि ये यूटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। याद रखिएगा इसका उद्घाटन किए थे नितिन गडकरी साहब, जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्रालय उनके पास है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, याद रखिएगा। और पीटी उषा को हम लोग क्या कहते हैं? पायोली एक्सप्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते योजना के बारे में पूछा जाता है कि नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो पहले तो इस योजना को आवास प्लस शहरी मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। और किसके लिए शुरू किया है दोस्तों? जो सीवर है, सीवर की यांत्रिक सफाई, जो आप नाले का जो सफाई में देखते होंगे कि बहुत सारे जो बेचारे लोग हैं नाले के सफाई करने में, सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है दम घुटने की वजह से। तो इस बार क्या किया गया है कि ये जो है नमस्ते योजना कार्यक्रम करके, और याद रख लेना कि अब जो सीवर की जो सफाई होगी वो मशीन से होगी, मनुष्य से, मतलब आदमी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे आदमियों की मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा ये बहुत दिन से इस पर
डिमांड भी चल रहा था, याद रखिएगा। आगे जो है फीफा क्लब विश्व कप 2023, फीफा क्लब विश्व कप 2023, याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप नहीं। इसके जो विजेता हैं वो है रियल मैड्रिड की टीम है। अगर उप विजेता पूछेगा तो सऊदी अरब। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर जब फीफा वर्ल्ड कप पूछेगा, फीफा वर्ल्ड कप ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, याद रखिएगा। कौन विजेता है? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन है? तो याद रखिएगा फ्रांस। ठीक है। और इसका जो शुभंकर था दोस्तों, इसका शुभंकर था लाइव। क्या था? लाइव था। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि गोल्डन बॉल किसको मिला, तो लियोनस मेसी, जो अर्जेंटीना के कप्तान भी रहे, लियोनस मेसी। अगर पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसको मिला, तो याद रखिएगा एम्बाप्पे को मिला। ये फ्रांस के हैं। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो याद रख लेना, ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस तरीके से जो है हम लोग 14 फरवरी 2023 के करंट को हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको समझने का प्रयास किए हैं। इसको अच्छा से पढ़िएगा और खूब मन लगा कर रिविजन कीजिएगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला क्या हो, बुलंद हो। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।